नमस्कार मित्रों। हिंदुस्तान में यानी हमारे मुल्क में राजनीतिक घमासान बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले लग रहा था कि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो उसका हंगामा था। फिर विधानसभा चुनाव हो गए तो लगा नतीजे आएंगे तो हो जाएगा। फिर नतीजे आ गए, घमासान नहीं रुका। हुआ कि सरकार बनेगी, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, वो भी बन गए। लेकिन ये घमासान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पश्चिम बंगाल में तो और कमाल हो गया। चुनाव हो गए, नतीजे हो गए, सरकार बन गई और तृणमूल कांग्रेस जो अभी तक सरकार में थी, 15 साल राज कर रही थी, वो ऐसे भरभरा कर गिरी बिल्डिंग की तरह से जैसे दिल्ली में कई अवैध इमारतें गिर जाती। उनके विधायक 80 में से 58 विधायक एक साथ अलग तोड़ के चले गए। लोकसभा के 19 सांसद बताया जा रहा है कि टूट रहे हैं। राज्यसभा में हर दिन एक इस्तीफा दे रहा है। अभी वहां से मुंबई से खबर आ रही है कि क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे में टूट होगी, नेता ये शरद पवार साहब है उनकी पार्टी में टूट होगी, और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने सोनिया गांधी जी से मुलाकात की, राहुल गांधी जी से मुलाकात की, तो मर्जर की बातें होने लगी। इसके साथ एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि क्या देश में राजनीतिक जो गलियारा है, राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें क्षेत्रीय दलों, रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी जगह कम होती जा रही है। वैसे कांग्रेस और बीजेपी के नेता अक्सर ये बात करते हैं, और क्या उनके बिना चल सकता है? क्या जो प्लूरलिटी की बात करते हैं, विविधता की बात करते हैं, बहुलता की बात करते हैं, उसके लिए जगह कम होती जा रही है। इस सब पर चर्चा करेंगे हमारे मित्र आशुतोष जी से। आशुतोष जी को आप जानते ही हैं, उनका हिंदुस्तान की राजनीति में, वैसे दुनिया भर की राजनीति में बड़ा अनुभव है, पत्रकारिता का अनुभव। उनको मैं हमेशा भीष्म पितामह कहता हूँ। भीष्म पितामह हो गए वो पत्रकारिता के तो उनके साथ चर्चा करते हैं। सत्य हिंदी के फाउंडर एडिटर हैं ही। आपको उन्होंने मजबूत बनाया था, अब आज आप कहाँ हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सर प्रणाम, नमस्कार। 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 राजनीति और पत्रकारिता के घालमेल के बीच में ये जो पत्रकारिता के साथ साथ राजनीति में जो गड़बड़ हो रही है, पत्रकारिता पर तो आजकल बहुत सारी चर्चा चलती रही है, उसको हम नहीं करते, लेकिन क्या हो रहा है? क्या आपको लग रहा है ये वाकई कोई बड़ा संकट पैदा होने वाला है? देश की डेमोक्रेसी के लिए कोई खतरा होने वाला है? देखिए विजय जी, ये जो आज जो कुछ हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये जो 70 साल की का हमारा लोकतंत्र है उसके लिए कोई बड़ी सुखद यात्रा है। ये बहुत ही एक ऐसी कशमकश से इस वक्त हिंदुस्तान गुजर रहा है, भारत में लोकतंत्र गुजर रहा है, जिसमें उसके होने पर ही कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा है। हमारे देश के अंदर देखिए, कांग्रेस पार्टी भी थी, और कांग्रेस पार्टी के एक जमाने में तो आपको पता ही है कि लगभग 2/3 बहुमत उनका था और लंबे समय तक था। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं पैदा हो रही थी कि पता चला कि एक राजनीतिक पार्टी ही खत्म हो रही है। हालांकि ऐसे भी उदाहरण थे जब पूरी पार्टी ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, जो उदाहरण ऐसा है। लेकिन ये जो स्थिति है कि चुनाव खत्म हो रहा है, चुनाव खत्म होने के बाद एक पूरी पार्टी ही खत्म हो रही है, और ये अनायास नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि अरे ममता बनर्जी के खिलाफ तो बहुत नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, गुंडागर्दी बहुत थी, एक्सटॉर्शन बहुत था, सिंडिकेट काम करता था, कटमनी थी, अभिषेक बनर्जी का व्यवहार अच्छा नहीं था। इन सब चीजों को लेकर चिंताएं की जा रही थी जी। और जब वो ममता बनर्जी हारी तो सब लोगों ने विद्रोह कर दिया और सब जो है वो किनारे हो गए आज की तारीख में, कि 80 में से लगभग 60 विधायक, मतलब 60 2+ जो एक्सपेल्ड हुए थे। ठीक है, तो उसमें नंबर में तो फर्क नहीं पड़ रहा। नंबर पर नहीं जाते। 3/4 विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं और वो एक अलग गुट की मांग कर रहे हैं। लोकसभा के अंदर भी 29 में से 18-19 विधायकों के जाने की खबर आ रही है। रोज राज्यसभा का एक मेंबर इस्तीफा दे रहा है। ये भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर वो लोग डर कर जा रहे हैं तो भी अच्छी बात नहीं है, लोभ में जा रहे हैं तो भी अच्छी बात नहीं है, अगर कुछ अवसर पाने की तलाश में जा रहे हैं तो भी अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों का अब अपनी विचारधारा, कन्विक्शन के साथ कोई लेना ही देना नहीं है। जहां भी हमको सत्ता मिलेगी, जहां भी कुर्सी मिलेगी, जहां पद मिलेगा, उधर चले जाएंगे। अगर ये स्थिति है तब तो इससे खतरनाक स्थिति हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं ये स्पष्ट तौर पर मानता हूं और मैं बहुत ईमानदारी के साथ इस बारे में कहता हूं कि ये बिना सत्ता के प्रोवोक करने से, या ये सत्ता के इंस्पायर कर किए बगैर ये हो ही नहीं सकता, ये होता ही नहीं। राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं इस बात को कह देती कि हमें नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, जिनको हम कल तक हिंदू विरोधी कह रहे थे, जिनको हम देश विरोधी कह रहे थे, जिनको पाकिस्तान परस्त कह रहे थे, जिनको आप बांग्लादेशी कह रहे थे। आज अचानक वो इतने प्रिय हो गए कि आप उनको अपनी पार्टी में लेने के लिए तैयार है या उनका समर्थन लेने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब है कि दोनों ही तरफ विचारधारा का डायल्यूशन हो रहा। मतलब ये दोनों तरफ पॉलिटिकल कमिटमेंट का मसला है। जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, जो कल तक ममता बनर्जी का गीत गाते थे या
अरविंद केजरीवाल साहब का गीत गाते थे, वो एक दिन में बदल गए। और दूसरी तरफ अचानक। जो रोज उनको गाली देते थे, उनके लिए मालाएं लेकर खड़े हुए हैं। तो ये पॉलिटिकल कमिटमेंट पर भी सवाल है, आइडियोलॉजी के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बात की तरफ इशारा कर रहा हूं। आप सोचिए कि जो तृणमूल कांग्रेस के नेता चुनाव के नतीजे आने के पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न जाने क्या क्या कह रहे थे, न जाने क्या क्या कह रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको न जाने क्या क्या कह रहे थे। सिर्फ गालियां नहीं दी जा रही थी, बाकी सारे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। जी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो भारतीय जनता पार्टी जिनको हिंदू विरोधी मानती थी, जिनको मुस्लिम परस्त मानती थी, जिनको देश विरोधी मानती थी, अब बाहें पलक पावड़े बिछा के उनको अपने यहाँ स्वागत कर रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि एक ही चीज अब डिफाइन कर रही भारत की राजनीति को, और वो है सत्ता, पावर, लस्ट फॉर पावर। कि बीजेपी को यह लगता है कि जितनी सत्ता इस वक्त हम इकट्ठा कर सकते हैं कर लें, क्योंकि यही हमारे लिए जरूरी है। विपक्षी पार्टियों के लोगों को लगता है कि अगर हमारे पास अगर सत्ता चली गई, कुर्सी चली गई, तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा और संघर्ष करने का हमारे अंदर मादा नहीं, लिहाजा हम लॉक स्टॉक एंड बैरल उधर चले जाते हैं। आप सोचिए, आम आदमी पार्टी ने जिन लोगों को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया, मतलब एक छोटे से समय काल में जिनको राज्यसभा मिल गई, जिनको सब कुछ मिल गया, जो एक जमाने तक तो सोचना भी संभव नहीं था। हाँ, एक जमाना तो छोड़िए, अभी भी बहुत सारे ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता है जो पूरा जीवन लगा देते हैं और एमएलए नहीं बन पाते बेचारे, पूरा जीवन लगा देते हैं, और बड़े काबिल लोग होते हैं, ऐसा नहीं। और वो पूरी कमिटमेंट के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, संघर्ष के समय में भी, बारिश में भी, जाड़े में भी, और गर्मी में भी, हर समय। अब अचानक पता चला, आपने देखा कि कल वो कह रहे थे कि मतलब दुनिया की कोई ताकत हमें खरीद नहीं सकती, और अगले दिन पता चला बिके हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मार्केट में खड़े हुए थे, उनकी बोली लग गई, उधर चले गए। ये जो स्थिति है, ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरनाक है। एक तो ये है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है, या सरकार जो है, या बीजेपी जो है, वो पूरे के पूरे विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है, यानी किसी तरीके का विपक्ष इस देश में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि विचारधारा का पूरी तरीके से लोप हो रहा है, राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का एक माध्यम बन गई है। इसका मतलब क्या है कि राजनीति के अंदर नैतिकता खत्म हो रही है, राजनीति के अंदर विचारधारा खत्म हो रही है, राजनीति के अंदर आदर्शवाद खत्म हो रहा है, और राजनीति सिर्फ एक धंधा बन के रह गया, बस। ये स्थिति अगर है तो भारत का लोकतंत्र लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में विचारों का टकराव होना चाहिए, विचारों के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के आलोचक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक चीज के लिए मैं हमेशा तारीफ करता हूं, और वो है कि उनकी एक बहुत सुव्याख्यायित, सुविचारित और सुसंस्कृत और सुगठित विचारधारा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी आपने टूटन नहीं देखी। लोग पार्टी छोड़ के गए, लेकिन पार्टी नहीं टूटी कभी, आज तक नहीं टूटी। और वो भी तब जब पूरी की पूरी पार्टी जनता पार्टी में मर्ज कर गई, उसके बावजूद भी पार्टी में टूटन नहीं हुई। आप देखिए, इसके लिए मैं उसकी तारीफ करता हूं जी। लेकिन विपक्षी पार्टियों का क्या हाल है, आप देखिए, कोई कमिटमेंट ही नहीं है, लोकतंत्र के प्रति कमिटमेंट नहीं है, संविधान के प्रति कमिटमेंट नहीं है, जनता के प्रति कमिटमेंट नहीं है, जनता के प्रति, वोटर के प्रति भी कोई कमिटमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं उनका। तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, और अगर इसको नहीं रोका गया तो मुझे नहीं लगता कि भारत का लोकतंत्र लंबे समय तक सरवाइव कर पाएगा। सर, एक और जो हमारे अपने मित्र लोग चर्चा करते हैं, विचारधारा तो एक बड़ा सवाल है कि ज्यादातर जो रीजनल पार्टीज है उनकी कोई विचारधारा बड़ी नहीं है, इसलिए भी वो टूटते हैं, क्योंकि ग्लू जो है वो आइडियोलॉजी होती है। दूसरा कारण बताया जाता है, मतलब बीजेपी जो कर रही है उसको पे कोई नकार ही नहीं है, वो अलग इशू है, लेकिन आपको कोई तोड़ कैसे सकता है? आशुतोष को तो कोई नहीं तोड़ के ले गया, ठीक है ना, तो वो भी एक मुद्दा है। तो दूसरी बात, विचारधारा के अलावा ज्यादातर रीजनल पार्टीज, जिसे हम डिनेस्टी कहते हैं, परिवार की पार्टियां हैं, ये भी एक सच है। और इसलिए वो परिवार जो तय कर लेता है वो हो जाता है, जिनको उनके साथ रहना है वो रहते हैं, नहीं रहते। और जब उनकी दादागिरी चलती है, तानाशाही चलती है, जो भी कहें, हुक्म चलता है, सरकार रहती है तब तक, और जब वो खत्म हो जाता है तो वो टूट जाते हैं। क्या ये बड़ी वजह आप मानते हैं? मतलब विचारधारा के बाद दूसरा मामला। नहीं, मैं डायनेस्टी को, देखिए, मेरी बहुत स्पष्ट राय है कि भारत के अंदर अगर लोकतंत्र इतने समय तक सरवाइव भी किया है, मैं अब सरवाइव शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बहुत समझबूझ के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसके सर्वाइवल का मेरे लिए सवाल पैदा हो गया। अगर भारत के अंदर लोकतंत्र अगर सरवाइव कर रहा है तो इसका एकमात्र कारण है डायनेस्टी पॉलिटिक्स। आप कहेंगे कि मैं कोई एक बहुत ही प्रोवोकेटिव बात कर रहा हूँ, या मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो दरअसल एक बहुत ही विवादास्पद बात है, लेकिन हकीकत यही है। हकीकत इसलिए मैं इस बारे में कह रहा हूं क्योंकि नेहरू गांधी परिवार को आप कितनी भी गालियां दे दीजिए,
लेकिन क्या नेहरू गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक चल सकती थी? नेहरू गांधी परिवार के बाद कांग्रेस पार्टी जो कमजोर हुई है, जहां पे आके वो एक तरीके से धराशायी होने की स्थिति पैदा हुई है, वो तो जब नेहरू गांधी परिवार की लीडरशिप एक तरीके से नहीं थी, तब की बात है। जवाहरलाल नेहरू थे 17 साल तक, उसके बाद इंदिरा गांधी थी, पार्टी में टूटन हुई, पार्टी 2 बार टूटी, 60 के दशक में टूटी, 70 के दशक में टूटी, लेकिन हर बार ज्यादा मजबूत होकर निकली, क्योंकि उनका जो ग्रेविटेशनल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो नेहरू गांधी परिवार था। और आप देखिए कि इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, 400 सीटें लेकर आए और 1989 में चुनाव हार गए, लेकिन 192 सीटें उनको मिली थी उस वक्त भी। वहां से नेहरू गांधी परिवार का पराभव एक तरीके से हम देखें शुरू हो जाता है। राजीव गांधी की अनुपस्थिति में सोनिया गांधी को पार्टी की दी गई, सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान लेने से मना कर दिया। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने और नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से अगर आप देखें तो कितनी कांग्रेस पार्टी टूटी है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जो तमिलनाडु के अंदर जो पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई, वो जी.के. मूपनार ने जो पार्टी बनाई थी तमिल कांग्रेस, और ममता बनर्जी ने जो सीताराम केसरी के जाने के बाद की वजह से जो पार्टी छोड़ी थी, जो तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, वहां से पार्टी कभी खड़ी नहीं हो पाई एक तरीके से। सोनिया गांधी के आने के बाद से उसमें काफी रोक लगी, लेकिन तब तक इतना डैमेज हो चुकी थी कांग्रेस पार्टी कि वो जितनी आज बची हुई है, ये भी सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की वजह से बची हुई है। अगर नेहरू गांधी परिवार अगर आज सत्ता से दूर चला जाए, अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर चला जाए, तो आप देखिएगा क्या होगा, वहां पर पार्टी खत्म हो जाएगी। मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुलायम सिंह के बाद अगर समाजवादी पार्टी बची हुई तो अखिलेश यादव की वजह से बची हुई, बाला साहब ठाकरे के बाद अगर शिवसेना बची हुई तो उद्धव ठाकरे की वजह से बची है। और आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला है। मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद उनकी बेटी पीडीपी चला रही है। देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला, तमाम राजनीतिक पार्टियां वहां पे खड़ी हुई हैं। अब चूंकि पार्टी बचानी है, इससे नीतीश कुमार के बाद आप निशांत कुमार को लेकर आते हैं, प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर बादल। तो ये जब तक वो अब डायनेस्टी में भी क्या होता है कि 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, या तो मुगलिया सल्तनत भी चौथी पीढ़ी के बाद बर्बाद हो गई थी। तो हर पीढ़ी के बाद कोई कॉम्पिटेंट लीडर पैदा हो, कोई कॉम्पिटेंट शासक पैदा हो, ऐसा तो होता नहीं ना भाई। बाबर के बाद हुमायूं ने गंवा दिया था लगभग, उसके बाद अकबर आए, कंसोलिडेट होता है, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और फिर पूरा मुगलिया सल्तनत बिगड़ जाता है। लेकिन सर इसका दूसरा पक्ष ये भी है ना कि मैं आपको एक्सप्लेन कर, मैं प्लीज मेरी बात को एक्सप्लेन, क्योंकि हम एक फ्यूडल सोसाइटी में काम कर, हमको इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। हिंदुस्तान एक फ्यूडल सोसाइटी है, कास्ट रिडन सोसाइटी है, और हमारे यहाँ अवतारवाद की धारणा है। हम किसी एक व्यक्ति विशेष में, हम किसी एक परिवार विशेष में अपने को एक ऐसा व्यक्ति पा लेते हैं जिसके सामने हम पूरी तरीके से सरेंडर हो जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये भारत का में जो लोकतंत्र इतने समय तक अभी तक बचा हुआ है, अभी भी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुआ है। इसको परिपक्व होने की जरूरत है। और इससे सिर्फ 2 ही पार्टियां छूटी रह गई हैं, एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी है सीपीएम, जो बिना डायनेस्टी के सर्वाइव की हैं, और दोनों के अंदर बहुत मजबूत विचारधारा थी। सीपीएम की भी एक विचारधारा मजबूत थी और बीजेपी की भी विचारधारा मजबूत। तो विचारधारा की अनुपस्थिति में जो हमारे यहाँ लोकतंत्र सर्वाइव किया इतने समय तक, उसका एक बड़ा कारण है डायनेस्टी। इसलिए मैं डायनेस्टी को इसे कहता हूं कि एक मजबूरी है हमारी लोकतंत्र व्यवस्था की, हमारी व्यवस्था, या हमारी एक अलग विशेषता है। जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, इसकी खास विशेषता है। तो मैं डेमोक्रेसी को उस तरीके से कंडेम नहीं करता। हाँ, अगर मैं डायनेस्टी को कंडेम नहीं करता, अच्छा होता डायनेस्टी नहीं होती, मैं मानता हूं, लेकिन है डायनेस्टी तो हमारे यहाँ लोकतंत्र काफी हद तक बचा हुआ है। लेकिन सर अब इसका दूसरा पक्ष देखते हैं। आपने बिल्कुल ठीक से उसको डिफाइन किया कि 2 पार्टियों का आपने जिक्र किया, लेफ्ट को और बीजेपी, सीपीएम, दोनों, सीपीएम और मतलब लेफ्ट, बीजेपी, दोनों पार्टियां मोटे तौर पे डिनेस्टिक पार्टियां नहीं। अभी छोड़ दें कि कौन कौन से नेता के बच्चे कौन आ गए, लेकिन एक वैसे दोनों पार्टियां आज खड़ी हुई हैं। तमाम जो राजनीतिक तूफान आए, कमजोर हुई, बड़ी हुई, लेफ्ट पार्टी भी, बीजेपी भी, दोनों। दूसरी तरफ जितनी हमारी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनका जिक्र करें तो आज ममता बनर्जी की पार्टी टूटने का एक एक्सक्यूज अभिषेक बनर्जी है। शिवसेना की पार्टी टूटने का एक्सक्यूज आदित्य ठाकरे, बाल ठाकरे साहब है। पीडीपी जिस तरह से कमजोर हुई वो महबूबा की वजह से हुई।
वहां पर जो उड़ीसा में जो पार्टी थी नवीन पटनायक की, जो 25 साल रह ली, लेकिन उसके बाद भी वो अलग कमजोर हुई, उसके लोग भी वहां पर से जा रहे हैं। डीएमके में भी यही नाराजगी दिख रही है, भले ही वो पार्टी अभी टूटी नहीं है, कि उदयनिधि स्टालिन के साथ लोग काम करने को तैयार नहीं। एआईडीएमके भी इसी तरह से टूटी, प्रकाश सिंह बादल की पार्टी भी इसी तरह से टूटी कि वो वहां से क्या नाम है उनका बेटे, उनको लेकर फिर सुखबीर बादल और जो हरसिमरन, वो लोग रहे। चौटाला की पार्टी जो देवीलाल जैसा मजबूत आदमी था, वो पार्टी इसी तरह से कमजोर हुई, आरजेडी उसी तरह से कमजोर हुई। तो वो सभी पार्टियां एक वंशवाद, ये मैं इसको, आपने फ्यूडल कहा, मैं कहता हूँ हम एक गुलामी मानसिकता के साथ जीते हैं, इसलिए उनके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन वो टूटने का कारण भी तो वही परिवार बनते हैं, और गांधी परिवार में भी यही हो रहा है, कांग्रेस परिवार में भी, कि उसी तरह से वो पार्टी जितनी भी टूटी है या जितनी भी बची, ये सच है कि वो बिना गांधी परिवार के शायद नहीं रहे कांग्रेस, लेकिन जितनी बार टूटी तो उसी वजह से टूटी। देखिए विजय जी, आपकी बातों को मैं काफी हद तक मान भी सकता हूं, नहीं भी मानूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ जो मॉडर्न वैल्यूज थे, जिसको हम यूरोपियन हिस्ट्री में या मिडिवल हिस्ट्री में जिसको हम पुनर्जागरण काल, रेनेसा कहते हैं, या एनलाइटनमेंट, हाँ, रेनेसा, एनलाइटनमेंट, और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है तो उसके वो अपने साथ साथ एक नई वैचारिक चेतना को भी लेकर आता है, एक नए विचार को लेकर आता है। वो विचार क्या, वो इंडिविजुअलिज्म का विचार है। वो विचार क्या है कि हमको डेमोक्रेसी के अंदर रहना, हमको रूल बेस्ड सिस्टम के अंदर रहना। हमारे यहाँ अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ ये बात हमारे कुछ लोगों को बिल्कुल खराब लगी, लेकिन हकीकत ये है कि हम कभी भी उस एनलाइटनमेंट के पीरियड से नहीं गुजरे, हम कभी भी उस रिफॉर्मेशन के पीरियड से नहीं गुजरे। हमारे यहाँ आज भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है वो फ्यूडल सोसाइटी ही बन के रह गया है, जिसमें कि जातिगत जो आपकी आइडेंटिटी वही आपको डिफाइन करती है। अमेरिका के अंदर ऐसा कौन सा परिवार जिसने वहां अमेरिकन डेमोक्रेसी को सर्वाइव किया? कोई परिवार नहीं है। एक दो पॉलिटिकल पार्टीज है, उसके इर्द गिर्द उनकी विचारधारा है, उसके इर्द गिर्द। लंदन के अंदर भी वही स्थिति है। तो लेकिन ये इवॉल्व डेमोक्रेसी इसलिए क्योंकि ये जो इतिहास की जो प्रक्रिया है उससे निकली है, जहां पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है, जहां पे अर्बनाइजेशन हुआ है। हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं पैदा हुई है, तो हमारे यहाँ वो मूल्य अभी भी नहीं है। अब दूसरी बात आपने कहा, और इसीलिए मैंने कहा कि आज की तारीख में आप भले ही कह लें कि कांग्रेस गांधी परिवार बहुत कमजोर हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं, कमजोर हो गया, लेकिन आज भी क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी सरवाइव करे बिना नेहरू गांधी परिवार के? हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा 1991 से लेकर 1998 के बीच में, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहने के बावजूद भी किस कदर कमजोर हुई और आज तक खड़ी नहीं हो पाई है। तो और उसको दोबारा सोनिया गांधी नहीं, लेकिन उसका पक्ष ये भी तो है ना कि उसी परिवार की वजह से टूट रही है आज तक। नहीं, अशोक चौहान को लें, हेमंता शर्मा को लें, और लोगों को लें। देखिए वो सब महत्वपूर्ण बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर सोनिया गांधी 1998 में कांग्रेस की कमान उन्होंने नहीं संभाली होती तो क्या आपको लगता था कांग्रेस पार्टी सरवाइव करती? ठीक है, ये सवाल जब हम अपने आप से पूछे, या 2014 के बाद से अगर कांग्रेस की कमान G23 के पास गई होती तो क्या कांग्रेस पार्टी सरवाइव करती? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। जी बिल्कुल ठीक बात नहीं, मैं इस पक्ष को मैं इनकार नहीं कर रहा, ये पक्ष है। देखिए करुणानिधि थे, तो करुणानिधि के बाद एमके स्टालिन पार्टी चला रहे, पार्टी कमजोर हुई है, पार्टी खत्म नहीं हुई है। मुलायम सिंह यादव के बाद परिवार के अंदर संघर्ष हुआ, लेकिन अखिलेश यादव, मुलायम समाजवादी पार्टी खत्म नहीं हुई आज की तारीख में, बिल्कुल खत्म नहीं। जो कह रहे भाई, आज भी वो पार्टी 40-33-32% का वोट लेकर आ रही है। ममता बनर्जी खुद 41% वोट लेकर आई हुई हैं। अब उसमें क्या होता है कि जब आप अपनी पार्टी के अंदर सारे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तब आपकी पार्टी के खत्म होने का खतरा पैदा हो जाता है। ममता बनर्जी की जो पार्टी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है कि उन्होंने जो अभिषेक बनर्जी को पूरी तरीके से स्थापित करने के लिए पार्टी के जो तमाम लोकतांत्रिक मूल्य थे, जो पार्टी के तमाम सीनियर लोग थे, वो लोग जो 40 साल 50 साल तक ममता बनर्जी के साथ काम कर रहे थे, जब आपने उनको नकारना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ से पुशबैक आया, और उसका नतीजा हमारे सामने है। आज भी आप देखिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती, अगर आज महबूबा नहीं हो तो पार्टी खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर उमर अब्दुल्ला नहीं हो तो पार्टी खत्म हो जाएगी। मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं पूरी तरीके से कन्विंस इस बात को लेके। अब ये जो स्थिति पैदा हो गई है कि ये इस पर निर्भर करता है डायनेस्टी के अंदर कि आपका जो उत्तराधिकारी है क्या वो उतना ही कॉम्पिटेंट है।
अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है गिरावट आएगी, अगर कॉम्पिटेंट है तो फिर उसको आगे लेके जाता है। और इसमें अगर आप देखें कि जो मुलायम सिंह यादव कभी अपने बल पर सरकार नहीं बना पाए, अखिलेश यादव ने अपने बल पर सरकार बनाई और आज भी 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ हैं। तो इसके, और अगर आप देखें जो बीजू पटनायक जो एक बार के मुख्यमंत्री थे, बल्कि 2 बार के मुख्यमंत्री थे बीजू पटनायक, उनका बेटा 24-25 साल तक वहां पे मुख्यमंत्री रहता है। और आज भी नवीन पटनायक को आप उड़ीसा की पॉलिटिक्स में अलग नहीं कर सकते, उनको डिस्काउंट नहीं कर सकते। तो ये प्रश्न है, अच्छा होता है कि इस देश के अंदर डायनेस्टी नहीं होती, अच्छा होता है इस देश के अंदर एक स्वाभाविक तरीके से राजनीतिक पार्टियां होती और वो मूल्यों के आधार पर राजनीति करती और फिर वहां पे एक लीडरशिप अलग से डेवलप करती। कोई भी एक आम आदमी लीडरशिप ले सकता था। ये गुण कहीं ना कहीं आज की तारीख में मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखता हूं कि एक आदमी जो बहुत गरीब परिवार से आता है, वो अपनी मेहनत करके, उसकी पॉलिटिक्स से मैं भले ही डिसएग्री करूं, मोदी जी की पॉलिटिक्स में डिसएग्री करूं, लेकिन वो पार्टी जो है वो पार्टी उनको लीडरशिप देती है और वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के जाने के बाद उतनी कॉम्पिटेंट लीडरशिप ना आए और पार्टी में पराभव शुरू हो जाए, ये भी संभव है। अटल बिहारी वाजपेयी उस राजनीतिक आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति थे और उनका कोई परिवार नहीं था। तो बीजेपी को मैं इसके लिए तारीफ करता हूं, लेकिन उसके साथ एक कैविएट भी लगा हुआ है, अगर बीजेपी के पीछे अगर आरएसएस नहीं होता तब भी क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो इसी तरीके से नई लीडर ग्रुप। ये तो आरएसएस का कमाल है कि वो अचानक एक आदमी नितिन गडकरी को उठा कर ले आते हैं, 2009 में उनको पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं और वो आदमी 2013-14 आते आते वो प्रधानमंत्री के एक बड़े चेहरे के तौर पर सामने आता है। तो ये, लेकिन क्या, मेरा सवाल है, क्या वो बिना आरएसएस के संभव था? ये मेरा प्रश्न है, मुझे सवाल का जवाब नहीं मालूम, लेकिन क्या ये संभव था? लेकिन मेरी चिंता एक और है सर, ये तो राजनीतिक पार्टियों को हमने डिफाइन किया है। मैं कह रहा हूं कि जब आजादी का वक्त था तो कांग्रेस और जनसंघ बड़ी पार्टियां थी, फिर उसके बाद जब बड़ी पार्टियां जो क्षेत्रीय इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, उनको शायद पूरा नहीं कर पा रही। मैं एक बड़ी वजह ये मानता हूँ, पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते होंगे कि भाई आपको जगह नहीं मिल रही, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रीजनल पार्टीज खड़ी हुई। इसको मैं डाइवर्सिटी के तौर पे भी देखता हूँ कि हिंदुस्तान के हर स्टेट का अलग मिजाज है। ये जब पार्टियां खत्म होंगी तो हम वापस कहीं सेंटर को फोकस करके, दिल्ली को फोकस करके, वो जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उनको नजरअंदाज करने वाली स्थिति में फिर से तो नहीं पहुंच जाएंगे। वो भी डेमोक्रेसी के लिए जो आज डिलिमिटेशन को लेकर चर्चा हो रही है, वो दक्षिण उत्तर की बात नहीं है, वो उसी तरह की इच्छा है। अब आपने मुझे बारूदी सुरंगों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं जिस बात को लेके बहुत डरता हूं अंदर से, एक पत्रकार होने के नाते और साथ ही साथ इतिहास के एक विद्यार्थी होने के नाते और राजनीति शास्त्र को लगातार पढ़ने वाले एक छात्र के तौर पे, मैं दरअसल इस बात से बहुत डरता हूं। जो सवाल आज आपने खड़ा किया, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के जो तमाम जो राजनीतिक बड़े बड़े लोग हैं वो इस बात को थोड़ा समझें। हम क्या कहते हैं हिंदुस्तान को लेके कि हमारा एक कल्चरल नेशनलिज्म, यही कहते हैं ना, हम एक कल्चरली एक कंट्री है जिसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हमको क्या, कौन सी एक चीज जोड़ती है? हिंदू, यही तो जोड़ती है। धर्म हमको जोड़ता है कि नहीं? कश्मीर से कन्याकुमारी तक धर्म ही तो हमको जोड़ रहा है। हमारी आइडेंटिटी एक हिंदू की वजह से है, या आप भारतीय कह लीजिए, अगर मुसलमानों को भी लेके चलते हैं तो ठीक है, उसको भारतीय कह लीजिए, भारतीयता ही तो हमको जोड़ती है ना जी। लेकिन मुद्दा वो, चूंकि हिंदू 80% आबादी है, तो हिंदू की जो संस्कृति है और हिंदू की जो पहचान है वही हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान देती है और देश के अंदर हमको जोड़ती, यही एक चीज है। अब मैं आपको ले चलता हूं यूरोप में ऐसी कौन सी चीज है जो सबको जोड़ता है? वो क्रिश्चियनिटी। लेकिन क्या यूरोप एक देश है? क्या यूरोप एक देश है? भाई फ्रेंच बोलने वाला भी क्रिश्चियन है, जर्मन बोलने वाला भी क्रिश्चियन है और इटली वाला भी क्रिश्चियन है, लैटविया एस्टोनिया का आदमी भी क्रिश्चियन है, नॉर्वे स्टॉकहोम वाला भी क्रिश्चियन, सभी तो क्रिश्चियन है। तो धर्म कैसे सबको जोड़ रहा? या अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाइए तो वहां इस्लामी, तो सबकी पहचान इस्लामी तो है, इस्लाम, सारे छोटे छोटे देश भी इस्लामिक कंट्री। फिर भी अलग अलग देश क्यों हैं?
सबकी और अभी भाषाएं तो जो जो लड़ है, रहे हैं, जिनकी लड़ाई हो रही है, वो सारे इस्लामिक देश हैं एक्चुअली। सारे इस्लामिक देश है। इसका मतलब क्या है कि धर्म एकजुट बनाए रखने के लिए, एक बनाए रखने का जिसे कहते हैं ना कि प्राथमिक गुण नहीं है, हाँ, प्राइमरी उस नेसेसिटी वो नहीं है। प्राइमरी नेसेसिटी नहीं है। तो यूरोप क्यों इतने देशों में बटा? क्योंकि भाषा के आधार पे सब बट गए, भाषा के आधार पे सब बटे। जिनकी जो फ्रेंच बोलते थे वो फ्रेंच हो गए, जो जर्मन बोलते थे वो जर्मनी बन गया, जहां पे इटली बोली जाती, इटालियन बोला जाता था वो इटली हो गए, अंग्रेजी बोलने वाले लंदन में आ गए, ये हो गया। अब भारत के बारे में जरा देख लीजिए, तमिल बोलने वाले, बंगला, असमिया, पंजाबी, मलयाली, मराठी, उड़िया। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कितनी भाषाएं हैं। क्या हम उस खतरे को पहचान रहे हैं क्या जो मैं कहने से डरता हूं? और आपको याद होगा कि जब नेहरू जब जिंदा थे तो भाषा के आधार पे प्रदेश बनाने का आंदोलन शुरू हुआ था, और नेहरू इस बात के कट्टर खिलाफ थे कि भाषा के आधार पे हमें राज्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो वो जान रहे थे कि जो भाषाई नेशनलिज्म है, जो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म है, वो एक दिन अपनी अलग टेरिटरी की डिमांड करेगा। जैसे यूरोप के अंदर भाषा के आधार पे हर ने अपनी अपनी टेरिटरी की डिमांड की और अलग अलग देश बन गए वहां पे। लेकिन नेहरू इस बात के सख्त खिलाफ थे। नेहरू मजबूर हो गए जब आंध्र प्रदेश के अंदर 67 दिन के या 62 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु होती है और बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, हिंसा। तब भाषा के आधार पे अलग अलग प्रदेश बने। अब आज आप देखिए जरा, मैं तो उन चीजों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि हम एक ही हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम सारे हम में से मेजॉरिटी हिंदू लोगों की है, लेकिन जब यही हिंदू जब बॉम्बे में जाता है तो उसकी पिटाई होती है, उससे कहा तुम मराठी बोलो। जब कर्नाटक में जाता है तो उसको बोले तुम कन्नड़ा बोलो। तमिलनाडु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि वो हिंदू हैं, तमिलनाडु की प्रॉब्लम ये कि आप अपनी हिंदी हमारे ऊपर थोप रहे हैं। और आप देखिए तमिल का अपना एक कल्चर है, उनका कल्चर, पहनावा, खान पान सब अलग है, उनकी एक अलग हिस्ट्री है। केरला की अलग हिस्ट्री है, कन्नड़ा की अलग हिस्ट्री है। वहां वोकलिका लिंगायत है कि आपको तमिलनाडु के अंदर वोका लिंगायत मिलते हैं, वहां तो इडवा और नायर मिलते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं मैं वो कहते हुए डरता हूं, लेकिन अगर हमने बियॉन्ड अ पॉइंट इन जो लिंग्विस्टिक रीजनल आइडेंटिटीज है, अगर उसको मैनेज नहीं किया, उसमें लगातार अगर तनाव बना रहा और उनकी अस्मिताओं को हमने समझने की कोशिश नहीं की, तो देश एक बहुत बड़े बिखराव की तरफ बढ़ेगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि जो हमने फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नेंस एक्सेप्ट किया था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यह था कि एक सेंटर होगा और उस सेंटर और अलग अलग राज्य होंगे और उनके बीच में एक रागात्मक रिश्ता होगा, एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप होगी, जिसमें सेंटर को यह ना लगे कि राज्य उसको डिक्टेट कर रहा है और राज्यों को यह ना लगे कि सेंटर उसको डिक्टेट कर रहा है। अब जो आज की जो विचारधारा है वो एक मैस्कुलिन माचो नेशनलिज्म की बात करती है, यानी सेंटर को पावरफुल होना चाहिए। और हमारे इस पिछले 12 सालों के अंदर जो गवर्नर्स हैं, इन्होंने हमारे इस फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत कमजोर कर दिया है। इनको रोकने की जरूरत है, इनको कंट्रोल करने की जरूरत है, इनको समझाने की जरूरत है कि भाई आप तमिलनाडु के गवर्नर हो, आप प्लीज, आपकी जिम्मेदारी है कि सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप जो है वो कॉर्डियल हो। आप अगर उनके दुश्मन की तरीके से बिहेव करने लगोगे और आप वहां जाके अगर उनको डिक्टेट करने की कोशिश करोगे, तो फिर ये एक लॉन्ग टर्म में इसके बहुत अलग नतीजे निकल सकते हैं। और मैंने कहा ना कि आपने एक ऐसे विषय पे मुझे लाके खड़ा कर दिया जिसके बारे में बिल्कुल बोलने से डरता हूं, क्योंकि एक सच्चा भारतीय होने के नाते मेरे मन में ये आशंका बनी रहती है। इसीलिए भारतीय राजनीति के लिए और भारत नाम का जो राष्ट्र राज्य है, इसके लिए जरूरी है एक मजबूत सेंटर हो, लेकिन ओवर पावरिंग सेंटर ना हो। ठीक है, एक मजबूत सेंटर हो जो फादर फिगर की तरीके से हो और सारे राज्यों को वो अपने प्यारे बच्चों की तरीके से ट्रीट करे। और जैसे बाप और बेटे के बीच में एक रागात्मक रिश्ता होता है, एक प्रेम का, स्नेह का रिश्ता होता है,
वो होना चाहिए। जिस दिन वो रिश्ता टूटता है उस दिन परिवार विखंडित हो जाते हैं, परिवार टूटते हैं, परिवारों में अलगाव होता है, अलग अलग चूल्हे बन जाते हैं। सर आपकी चिंताएं वाजिब है। मैं दूसरे तरीके से, क्योंकि मेरा साइंटिफिक टेम्परामेंट है, मैं छोटा मोटा थोड़ा सा साइंस पढ़ा, तो मैं उन लोगों में से हूँ कि आपकी बीमारी एक्सरे और कैट स्कैन करवाने या और चीजें करवाने से नहीं पता पड़ती है। एक्सरे और कैट स्कैन या और चीजें नहीं करवाएंगे तो बीमारी बढ़ेगी। ये हिंदुस्तानियों का एक मिजाज है कि नहीं टेस्ट नहीं करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। उस बीमारी को रोकना है तो टेस्ट करवाना ही पड़ेगा, तो इस खतरे को मोल लेना ही पड़ेगा हमें। ये एक अलग बात है। लेकिन फिर इसका एक दूसरा पक्ष में देख रहा हूँ कि क्या हिंदुस्तान का मिजाज बदल रहा है। ये लिंग्विस्टिक जो प्रभाव है, इंप्रेशन है, जो ताकत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव देखिए, बांग्ला कल्चर भी तमिलनाडु की कल्चर की जैसी देखी जा रही थी, और कहा जा रहा था कि वहां पर कोई नॉन बंगाली पार्टी या मिजाज नहीं एंटर कर सकता, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया। उसको भारतीय जनता पार्टी के तौर पर मत देखिए, नॉन बंगाली बंगाली अस्मिता, जिसे सब नेशनलिज्म हम कर रहे थे बात। उड़ीसा को देखिए, उड़ीसा में भी कमोवेश यही हुआ। उड़ीसा में जाता रहता हूँ, बहुत उड़िया लोग जो है यहाँ पर से पता नहीं चलता दिल्ली के लोगों को, लेकिन उड़िया भाषा का बड़ा वहां पर, बल्कि बंगाल से भी ज्यादा वहां पर ऐसे लोग हैं जो हिंदी कम बोलते हैं उड़ीसा में। तो बंगाल के बाद उड़ीसा में ऐसा हुआ। महाराष्ट्र को देखिए, मराठी कल्चर वाले लोग, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी जो नॉन मराठी पार्टी है वो शासन कर रही है। पंजाब को लीजिए, पंजाब अपने आप में जो पहले हो गया उसको छोड़ दीजिए, लेकिन पंजाबी कल्चर को लेकर, पंजाबी भाषा को लेकर जो महापंजाब का विभाजन हुआ वो उसी को लेकर हुआ, लेकिन वहां नॉन पंजाबी पार्टी शासन कर रही है। तमिलनाडु का एक फर्स्ट स्टेप हो गया, ब्रेक हो गया है। भले ही जोसेफ वहां पर आए हों, वो तमिलनाडु के हों, लेकिन वो द्रविड़न और जो राजनीति तमिल कल्चर की जो बात करते थे स्टालिन और AIADM के, उससे निकल रहे हैं। तो ये भी तो हो रहा है कि यदि आप उस भाषाई दादागिरी को बनाए रखना चाहते हैं तो जो हमारी, मैं समझता हूँ कि जो इकोनॉमी है वो आपको कमजोर कर रही है, क्योंकि जो वहां बैठा हुआ है उसको पता है कि दिल्ली से धंधा किए बिना काम नहीं चलेगा। तमिलनाडु का सामान यूपी में भी बिक रहा है, राजस्थान में बिक रहा है, उड़ीसा में बिक रहा है, उड़ीसा का सामान भी यहाँ बिक रहा है। तो ये जो भाषाई दादागिरी है, इसके लिए भी उनको भी तो रीथिंक करना पड़ेगा। देखिए, ये सारी चीजें जो होती है ना, वो रीथिंक करके नहीं होती है। ये सब इमोशनल आउटबर्स्ट देने की, अगर ये इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं। मतलब ये जो, जब अगर आप अपने रीजन का इस्तेमाल करेंगे तो संकट कहीं होएगा ही नहीं। संकट इसलिए क्योंकि हमारी जो सोचने की ताकत को, हमारे इमोशंस हमको कंट्रोल करने लगते हैं। ये जो नेशनलिज्म है, ये क्या है? इट्स अ सेंटिमेंट। या जो भाषा का जो सवाल है वो एक सेंटिमेंट है। अगर चीजें विवेक से के आधार पर हो तो दुनिया में युद्ध होएगा ही नहीं, कहीं सब आपस में हो जाएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आप तो आज बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैं तो बीजेपी की बात छोड़ ही दीजिए ना, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं। भाई एक जमाना था कांग्रेस की सरकारें हर राज्य में सरकार थी, हर राज्य में थी, हर राज्य में उनकी सरकार थी। नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर तक सब जगह कांग्रेस की सरकार थी। कहीं कोई टेंशन नहीं था। टेंशन था क्या? नहीं था टेंशन। नहीं, लेकिन वो टेंशन कांग्रेस को मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया क्योंकि जो आप जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस की सरकारों के बाद ही ये टेंशन शुरू हुआ था। हाँ, मैं उसी पे इसको आप उसकी हिस्ट्री पर जाइए तो ये कांग्रेस की सरकारों की वजह से टेंशन। कांग्रेस की सरकार का मतलब नॉन रीजनल गवर्नमेंट्स का। हाँ, लेकिन कांग्रेस के जमाने में भी आपने देखा पंजाब में क्या हुआ। सेपरेटिज्म का एक बड़ा मूवमेंट चला। कश्मीर के अंदर तो अभी भी सेपरेटिज्म का एक मूवमेंट चल रहा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी सेपरेटिज्म का मूवमेंट चला। तमिलनाडु के अंदर 1962 तक, 64 तक जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के, जवाहरलाल नेहरू तक अलग द्रविड़ नाट की मांग वहां जिंदा थी कि नहीं थी? थी जिंदा। पेरियार की जो थिंकिंग थी वो जिंदा थी वहां पे। तो लेकिन आज की तारीख में जो सवाल है वो ये सवाल है कि अगर ये इंप्रेशन अगर जाएगा कि आप हिंदी को या नॉर्थ इंडियन थिंकिंग को रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक थॉट है, मैं ये थॉट सही है गलत है मैं उस पर नहीं जा रहा, बट ये थॉट है। हाँ। ये थॉट है। अगर ये थॉट लोगों के दिमाग में बंगाल में जाएगा, तमिलनाडु में जाएगा, केरल तेलुगु में जाएगा, तो ये धीरे 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 ये विभाजन पैदा करता है।
दिक्कत क्या है? मुझे बीजेपी तब अगर बंगाल में आई, अच्छा है। क्या क्या बीजेपी की विचारधारा उस बंगला अस्मिता के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार है क्या? अगर वो जेल एडजस्ट करने करने के के लिए। लिए तैयार है, अगर एडजस्ट करने के लिए तैयार है, बंगाली कल्चर को, बंगाली अस्मिता में अपने आप को रच बस लेती है, उसमें ढाल लेती है, तब तो कोई संकट ही नहीं है। संकट तब होगा जब आप उसको, जो आपकी अपनी विचारधारा है, उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, उसको बुलडोज करने की कोशिश करेंगे। दिक्कत वहां पे, सिर्फ इतनी सी बात मैं कह रहा हूं भाई। अब ये जो सवाल आपने खड़ा कर दिया उड़ीसा के अंदर, क्या उड़ीसा की सरकार या उड़ीसा की भारतीय जनता पार्टी, क्या वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की तरीके से बिहेव कर सकती है क्या? क्या वो यूपी की सेंसिबिलिटीज को या नागपुर की सेंसिबिलिटीज को वो पूरी तरीके से अक्षरशः उड़ीसा में लागू करने की कोशिश कर रही है क्या? अगर लागू करने की कोशिश कर रही है तब तो दिक्कत पैदा होगी, लेकिन अगर वो उड़िया सेंसिबिलिटीज के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये जो भाषाई अस्मिताएं हैं, इनके साथ आपको एक अच्छा रिश्ता बनाना पड़ेगा, बनाना चाहिए, और बियॉन्ड अ पॉइंट इसमें आपको तनाव पैदा नहीं करने देना चाहिए। अगर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी करने तो कॉम्प्रोमाइज करिए, क्योंकि वो आपका परिवार है। अगर वहां ठीक है, पे कोई दिक्कत पैदा होती, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल इसीलिए ठीक। मैंने कहा कि ये सेंटर और स्टेट महत्वपूर्ण के बात है, बीच ये में, इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, सेंटर और स्टेट तो के वो बीच तो में उस एक हेल्दी इलेक्शन में वहां पर रिलेशनशिप। ध्यान आ गई ना बात, वो पॉलिटिकल हाँ, कंपल्शन के तौर पे देखे, लेकिन जो मछली भात का जो हम्म। इशू था, वो भी उसी भाई झालमुड़ी की सेंसिबिलिटीज बात का क्यों की मसला है। आपने? वही आपने सेंसिबिलिटीज की बात झालमुड़ी है, की बात क्यों झालमुरी की की? बात है, आप वो वो इसी लेके सेंसिबिलिटीज क्यों? की बात है। हाँ, जी। वो इसीलिए मैं तो आप अगर उस रीजनल आइडेंटिटी को, अगर आप जो डिग्निफाइड तरीके से, जो रेस्पेक्ट डिमांड करता है, अगर आपको देने के लिए तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें, अगर आप कोताही करेंगे या उसमें अगर आप कटौती करेंगे तो संकट पैदा होगा। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा से भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। ये इतिहास का पन्ना है, मेरा नहीं है, क्योंकि वो इस खतरे को समझ रहे थे, वो इस खतरे को जान रहे थे कि यूरोप में जो धर्म है वो सबको एक समान नहीं रख पाया। 50 लाख के भी वहां देश है, छोटे वहां छोटे 10 देश करोड़ हैं, की भी आबादी यूरोप देश है के तो तो छोटे 50 लाख। छोटे देश की जी। और आप देखिए, तो बहुत छोटे। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। 70 साल तक सोवियत यूनियन को हाँ, वही मैं कम्युनिज्म याद ने कर रहा था कि सोवियत कमांड यूनियन भी किया, तो उसी तरह से टूटा जी, डिसइंटीग्रेट। लेकिन क्योंकि, और लेकिन इस दौरान एक थॉट हमेशा बना था कि ये जो रूसी संस्कृति है, ये दूसरी ये रहनी अस्मिताओं चाहिए। के पर नहीं, रूसी संस्कृति अपने आप को दूसरी अस्मिताओं के ऊपर थोपने का प्रयास, हाँ, रूसिफिकेशन। वही कह रहा हूँ ना कि उसका जो डोमिनेंस है हाँ, उसको लेकर हाँ, बात हाँ। करते हैं। तो इसलिए जिस दिन मौका मिला सब अलग हो गए। आज कितने देश बन गए हैं, छोटे छोटे इतने सारे देश बन गए हैं। मैं तो सोवियत यूनियन तो का मेरा सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि मैं तो एमफिल का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने तो उसमें अपना एमफिल किया उसमें। युगोस्लाविया को देख लीजिए, और तो छोड़िए, चेकोस्लोवाकिया को देख लीजिए, चेक एंड स्लोवाकिया 2 अलग अलग देश क्या? बन गए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि समझदार लीडरशिप इसमें है कि वो जो क्षेत्रीय अस्मिताएं हैं उनको अपमानित ना करे, उनके अंदर ये भावना पैदा हो कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा। अगर वो उनके साथ सहकार के भावना से रहना चाहते तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डोंट ट्रीट देम लाइक एलियन। नहीं, सहकार की भावना फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, लेकिन ये बात कहने में होती है, प्रैक्टिकल नहीं होती। तो आखिरी सवाल, आज जहां हम खड़े हुए हैं राजनीतिक तौर पर देश में, कोई क्या बड़े खतरे आप देख रहे हैं? ये छोड़ दीजिए कि मोदी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, देश के लिए डेमोक्रेसी के तौर पर क्या खतरा आप देख रहे हैं, यदि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करें? मैं उसी की तरफ, देखिए, सबसे बड़ा खतरा भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो लगातार क्षरण हो रहा है, लोकतांत्रिक मूल्य लगातार कम होते जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। लोकतंत्र के अंदर जितना मजबूत सत्ता पक्ष होना चाहिए, उतना ही मजबूत विपक्ष होना चाहिए, और विपक्ष मजबूत रहे, ये जिम्मेदारी भी सत्ता पक्ष की है, क्योंकि सरकारें इतनी पावरफुल होती हैं कि वो विपक्षी पार्टियों को छोड़ किसी को भी खत्म कर सकती है, किसी को भी खत्म कर सकती है। लेकिन सत्ता पक्ष को समझना चाहिए कि लोकतंत्र सबसे जरूरी चीज है। मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता, मैं कांग्रेस को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि भारत का लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। अगर भारत का लोकतंत्र जीवित है
तो आज कांग्रेस है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देश जिंदा रहेगा। लेकिन अगर लोकतंत्र कमजोर हो गया, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को शत्रु के भाव से देखने लगे, सत्ता पक्ष विपक्ष को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद मिटाने में लग जाएगा, तो लोकतंत्र तो बचेगा ही नहीं, देश भी नहीं बचेगा। इस बारे में मेरे मन में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं था। इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि मैं सारी विचारधाराओं का सम्मान करता हूं, उनसे लगातार लड़ता भी रहता हूं, लेकिन मैं उनके प्रति कोई असम्मान की भावना से नहीं देखता हूं, क्योंकि मैं अगर लोकतांत्रिक हूं तो आपके विचार कुछ भी हो, अगर डिग्निफाइड तरीके से अगर आप उसको रखते हैं तो मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन अगर आप मुझे गालियां देने लगेंगे, इसका मतलब आप लोकतांत्रिक नहीं है। इसलिए हमारे बहुत सारे साथी लोग कहते हैं कि अरे आप तो बीजेपी के लोगों से दोस्ती करते हो। मैंने कहा मैं अगर लोकतांत्रिक हूं तो मैं बीजेपी के लोगों से दोस्ती रखूंगा। मुझे और आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपने स्वभाव में लोकतांत्रिक नहीं है, आप अपने स्वभाव में डेमोक्रेटिक नहीं है, आपके दिमाग में प्रॉब्लम है। आप भी उसी तरीके से देश के लिए खतरा है जैसे कि वो लोग जिनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है। तो अगर आप लोकतांत्रिक हैं तो कोई भी विचारधारा, कैसी भी विचारधारा, उसको इंगेज करिए, उसके साथ आप लड़िए, जो भी करना हो करिए, लेकिन उसका सम्मान करना सीखिए। नहीं, वो प्रॉब्लम आपके बीजेपी के दोस्तों से दोस्ती रखने से नहीं है, वो हम जैसे अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं आशुतोष जी, और फिर बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हैं, कॉफी पीते हैं। तो वो हम जैसे जो जाहिल लोग होते हैं ना, वो कंफ्यूज होते हैं। और उसके बाद मुझ जैसे जाहिल आदमी को गालियां देते हैं। चलिए सर, आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और आशुतोष जी की बात मानकर या ना माने मुझसे त्रस्त रहिए। थैंक यू। आशुतोष जी को जरूर सुनते रहिए, सत्य हिंदी पर भी और यहाँ। थैंक यू वेरी मच।